अभी तक कुछ पता नहीं लग चुका। मेरी बहनें दोनों ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, एक स्पेन से आई हुई थी। वो शॉपिंग करने की नहीं आई थी कि चलो हमारे बाबा का भी इंतकाल हुआ 2 महीने पहले। बस मैं शॉपिंग के नहीं आई थी, हमें क्या पता था उनकी यहाँ मौत लेकर आ रही है। पहले दिन ये पानी की वजह से नहीं आग बुझी, अगर ये पहले दिन पानी भेज देते तो शायद ये आग पे काबू पाया जाता। 2 दिन आग नहीं बुझाई तो आज क्यों बुझाइए? अब तो सब मर गए, सब जल गए। जब जल के राख हो गए, अब मैं भी उनको जलाऊंगी जैसे मेरी बहनें जली हैं। दोनों बहनें खरीदारी करने गईं, कहती रहीं हमें बचा लो, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन से आई 2 बहनें भी सानिया गुल प्लाजा में ताहाल लापता। 33 घंटे बाद बुझने वाली आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। 20 लाशों की शिनाख्त हो गई। 18 घंटे में मजीद लाशें निकाल ली गईं। 83 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू एहलकार प्लाजा में दाखिल हो गए। 1200 से ज्यादा दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजा का 80% हिस्सा जमींदोज। मलबा साफ करने में 15 से 17 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा में आग लगने पर शदीद दुख है। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। जानी नुकसान का मतलब है कि कई खानदान मुतासिर हुए हैं। तमाम मुतासरीन चलते हुए कारोबार से बेरोजगार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाबहा का अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। इमदादी रकूम की फराहमी आज से शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आतिशज़दगी की हतमी वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। शुबा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस से लगी। गुल प्लाजा की इमारत दोबारा बनाएंगे, मुतासरीन को बहाल करेंगे। सिंध हुकूमत आग लगने की फोरेंसिक रिपोर्ट करवाएगी। जिसकी गलती हुई उसे सजा मिलेगी। गुल प्लाजा में नक्शे के बरखिलाफ बाहर निकलने के रास्तों और पार्किंग में मजमूई तौर पर खिलाफ ज़ाब्ता 179 दुकानें बनाने का इंकशाफ। प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। SBSA के मुताबिक पार्किंग एरिया में दुकानें बनी, छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। 1021 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें तामीर की गईं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 188 रन का हदफ 44वें ओवर में हासिल किया। उस्मान खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियां रुकवा दी। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बाद में आगाह किया जाएगा। बांग्लादेश का मसला हल ना हुआ तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में शिरकत पर नजरसानी कर सकता है। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का हतमी फैसला कल 21 जनवरी को होगा। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया बोले में खुशामदीद, सुबह बखैर। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और आने वाला दिन भी आपके लिए हैप्पीनेस और खुश नेक ख्वाहिशात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आगाज़। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अब जो दिन शुरू हो चुका है ये आगे चलकर भी इट गोज़ ऑन वेरी वेल फॉर यू। बिल्कुल। हम लाजमी तौर पे बात करेंगे कराची से आने की, लेकिन आगाज़ ज़रा मौसम से कर लेते हैं। सर्दी की लहर थोड़ी थमी ज़रूर है कराची में, और बारिशों की जो पेशगोई है वो अब दुरुस्त होती है नहीं है तो वक्त पता है, क्योंकि 22 और 23 तारीख का बताया गया था कि बारिशों की मुल्क के लेकिन दीगर हिस्सों में खासतौर पर बलाई इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी की लहर जारी है। एब्सोल्युटली। और अगर आलमी तौर पर देखा जाए तो रूस में इस वक्त बर्फानी क़यामत का सामना है। रूस के शहरी इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जहां तूफ़ानी बर्फबारी ने ज़िंदगी को मुंजमद कर दिया है। रूस के मशरक़ी इलाके कामचानगा में हर तरफ बर्फ़ है और सड़कें गायब हो गई हैं, गाड़ियाँ दफ़न हो गए हैं, लोगों के घर दब चुके हैं, रेस्टोरेंट्स और ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ बंद हो चुके हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग्स तक नहीं पहुंचा जा सकता है और ऐसी सारी बेसमेंट्स को रीच नहीं किया जा सकता है जहां पर लोगों के कारोबार थे, लोगों के गैराजेस थे और 10 ऐसी एक्टिविटीज़ वहां पर और भी होती थी। आप देख सकते हैं पूरे का पूरा इस वक्त बर्फ़ में ढका हुआ है कामचाट का। लोग घरों से निकलने के लिए दरवाज़ों के बजाय खिड़कियों का सहारा ले रहे हैं, बर्फ़ में सुरंगें बनाकर रास्ता बना रहे हैं। अब तक 2 अफराद के जाँ बाक होने की इत्तला है, जबकि हुक्काम ने हंगामी हालत नाफिज कर दी है, जबकि माहिरीन इसे दहाइयों का शदीद तरीन बर्फ़ानी तूफ़ान करार दे रहे हैं। वेल, कुछ लोग इसको एंजॉयमेंट का मोमेंट भी समझ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर अमेरिकी सदर ट्रंप की बात की जाए तो अब तो वो वाज़ेह धमकियों पर उतर आए हैं। नोबेल प्राइज़ ना मिलने के बाद ट्रंप का लहजा बदल गया। ट्रंप ने कहा है कि खुद को अब सिर्फ अमन का पाबंद नहीं समझता,
ये बात उन्होंने नॉर्वे के वजीर आजम को लिखे गए खत में कही है। एब्सोल्युटली, अमेरिकी सदर ने खत लिखा और कहा कि आलमी सलामती उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल इख्तियार हासिल नहीं हो सकता। और अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी के ऊपर, जिसको हमने वी वांट टू स्टार्ट आवर शो विद दैट, और वो ये कि सैटरडे को लगने वाली गुल प्लाजा में आग। कराची के दिल एमजना पर वाक़िया गुल प्लाजा, जिसमें कई जिंदगियां निगल ली और कई लोग अभी भी लापता हैं, और कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाता है यहाँ से डेड बॉडीज़ को निकाला जा सके, उनको उनके लवाहिकीन तक पहुँचाया जा सके। बट विद इन दैट प्रोसेस बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं जो कि उन सारे कंसर्न्स को एक दफ़ा फिर से रेज़ कर रहे हैं कि जो कराची में मौजूद ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स या ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर बहुत गहमा गहमी होती है, वहाँ पर थ्रेट्स मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नज़रअंदाज किया जाता है और आगे बढ़ जाया जाता है। 26 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। लापता अफराद की फहरिस्त अब 83 तक पहुँच गई है, जो इस हादसे को शहर की तारीख के अलमनाक तरीन सानहात में शामिल कर रही है। कहे तो ये जा रहा है कि 40 से 50% हिस्सा मुनहदम हो चुका है। मज़ीद कुछ टाइम लगेगा कि ये पूरा मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मज़ीद वक्त लगेगा कि मलबा क्लियर किया जाए। लेकिन रेस्क्यू इदारे बैक वक्त कई मुकामात पर सर्च ऑपरेशन तो कर रहे हैं। अब अंदर वो दाखिल हो गए हैं, बट अंधेरे धुएँ दोबारा आग जो भड़क रही है कहीं कहीं, उससे मुश्किलात मज़ीद जो है वो फैल रही है। इससे सवालात बहुत सारे जन्म देते हैं, जो हम अपने गेस्ट के सामने अब रखेंगे भी, कि एक जो फायर सेफ्टी का मामला है, इमारतों की हालत है, हंगामी निज़ाम पर संजीदा सवालात हैं, किसने रेगुलराइज किया, कब की ये इमारत थी और कौन कौन वो सब इसमें शामिल थे जो देखते रहे कि ये इमारत जो है उसके ऊपर एक फ्लोर बनता जा रहा है, या फिर अगर 1000 दुकानों की 1021 दुकानों की इजाज़त थी तो वो 1200 में कैसे तब्दील हो गई। मेरे घर की आपके घर की छत जब पड़ रही हो तो इलाके की पुलिस मोबाइल लेके वहाँ पहुँच जाती है बसत एहतराम। लेकिन ये सब होता रहा शहर के वस्त में। एमजना रोड पे कैसे हो गया? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपके वक्त के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो ये गुफ्तगू करेंगे मैडम, वो इस बात से बाला बाला रहेगी कि ये इसके दौर में बनाई गई, उसके दौर में ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे मैडम तो फिर सवालात तो ये हैं कि जिसके दौर में भी बनी तो उसको फिर पकड़ें और गिरफ्तार करें, पूछें उससे। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तक ऑफिशियल क्या इत्तलात हैं जो जाँ बाग हुए हैं? मिसिंग पर्सन मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वहीं पे है मिसिंग हम क्यों कह रहे हैं उनको, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और जो मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ, एक सानिया है, एक गलती है, और इस पे सियासत ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि सही। इस शहर को ख़राब करने में, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करने में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस शहर की स्टेक होल्डर रही हैं, हम आप जो इस शहर के बासी हैं, वो सब शामिल हैं। तो हम अगर एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ब्लेम गेम है। अच्छा जी, जो रात को जब मेरी आखिरी बात हुई थी डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उस वक़्त उन्होंने मुझे बताया था कि कोई 21 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी, लेकिन अभी मैंने टीवी पे देखा कि जी 2 लाशें और, तो इस तरह 23। लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि ये 23 अब जो 23 हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, तो उन्होंने कहा था कि जी 7 लाशें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं लवाहिकीन के साथ, और बाकी जो बॉडीज़ या लोगों के ऑर्गन वहाँ से निकल रहे हैं, उनका डीएनए टेस्ट हो रहा है। तो वो उसकी तादाद कोई 16-17 थी। रात की मैं बात कर रही हूँ, अभी इजाफी 2 कह रहे हैं तो आप उसको ऐड ऑन करें। जी। और जो मिसिंग पर्सन जिनको हम मिसिंग कह रहे हैं, उससे मुराद गवर्नमेंट का ये है कि जिनके लवाहिकीन आ रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे प्यारे घर नहीं पहुंचे या हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है, उसकी तादाद इस वक्त 89 है जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट हुए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को रिपोर्ट किए गए हैं। और बाकी जो है पहला फ्लोर क्लियर कर लिया गया है,
वहाँ कूलिंग का अमल मुकम्मल है। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रेस्क्यू के ऑपरेशन में जो है वो तकलीफ रुकावटें आ रही हैं। एक तो तीसरे फ्लोर पे अभी भी फायर इरप्ट हो रही है, और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि बिल्डिंग जो है वो मुनहदम हो रही है, तो इसकी वजह से सेकंड और थर्ड फ्लोर, लेकिन उसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। साथी साहिबा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, वी रियली नीडेड दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, ताकि पता चल सके कि रेस्क्यू का काम किस लेवल पे पहुंच गया। क्वेश्चन इज, इस तरह की कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ द मॉल्स खास तौर पर, या शॉपिंग एरिया जहाँ पर वैसे ही रश रहता है और होलसेल की मार्केट में ऐसी दुकानें हैं, वहाँ पर फायर एग्जिट या इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद नहीं हैं। और जहाँ पर यहाँ पर हमने देखा कि फायर एग्जिट के आगे भी दुकानें बनी हुई थी। आप वैसे भी गुल प्लाजा में जाएं तो आपको देख के ऐसा लगता है कि कंजस्टेड है, छोटी छोटी दुकानें, एक दुकान के बाद दूसरी दुकान है। क्यों 2016 के बाद लगने वाली आग के बाद इसको अप्रूवल मिला, इसको क्लियर कैसे कर दिया गया, और उसके बाद दोबारा कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया गुल प्लाजा के ऊपर कि यहाँ पर इतनी छोटी जगह में इतनी दुकानें हैं, फिर उसके साथ आपने गाड़ियों का एक पार्किंग लॉट भी बना दिया है। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये गुल प्लाजा की रेगुलेशन, और उसके बाद गुल प्लाजा में इलीगल ही कहा जाएगा ना, कि जो दुकानें 1000 दुकानें थी जो 1200 पे तादाद पहुंच गई, वो बिल्कुल वो एक सवालिया निशान है। जो इंतजामिया, और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि 1 महीने पहले भी गुल प्लाजा में एक आग लगी जी थी। हाँ। जी। छोटे पैमाने पे लगी थी। अल्लाह ने उस वक़्त गुल प्लाज़ा को महफूज रखा था। लेकिन उस वक़्त भी फायर ऑफिसर जब गए थे, उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया था, तो इनको वार्निंग दी गई थी। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो एक दिन वार्निंग दे दी गई, आग बुझ गई, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल की बिल्कुल इसमें कोताही है कि उसको चेक नहीं किया गया। सेफ्टी फायर सेफ्टी जो ऑडिट हुआ था इस शहर का, जिसकी रिपोर्ट 2025 में आई, जी। सिंध हुकूमत के इदारे उसको इम्प्लीमेंट कराने में जो है वो नाकाम रहे हैं। इसमें कोई मुझे इसमें बात कहने में कोई वो नहीं है कि हम नाकाम रहे हैं। कोई 200 के करीब इमारतें थीं जिसमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, जिसमें इमरजेंसी फायर कंट्रोल के आलात नहीं थे, वेंटिलेशन, खिड़कियों के आगे ग्रिलिंग, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मौजूद हैं। जी लेकिन सिंध गवर्नमेंट के वो इदारे जो जिम्मेदार हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहे हैं। कल कुछ हुकूमत की तरफ से भी कोताही है, और कुछ क्योंकि ये बिल्डिंग ज़्यादातर प्राइवेट ओनर्स की मिल्कियत है, और कुछ इन ओनर्स की भी कोताही है। जो कल जब सीएम हाउस में सीएम साहब ने इजलास किया है, तो उसमें उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जी हमारी बिल्कुल कोताही है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब उन्होंने कमिटमेंट दी है गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट के करने वाला काम है वो गवर्नमेंट करेगी, और जो अच्छा हमारा इम्प्लीमेंट हमने जो इम्प्लीमेंट कराना है, जो काम हमने करना है अपने साइड से, वो हम करेंगे। ठीक है और मैं यकीन रखती हूँ इस बात पे कि बिजनेस कम्युनिटी इतने बड़े नुकसान के बाद, इतने बड़े अलमिया के बाद हुकूमत का साथ देगी, जी और जो प्रॉब्लम है इमरजेंसी एग्जिट्स का इशू है, क्योंकि देखिए ये पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इसमें उस तरह रास्ते बनाने पड़ेंगे। मैडम बात यह है कि आप पुरानी कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, इस शहर में बहुत सारी ऐसी नई नवेली ब्रांड न्यू इमारतें हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। प्लीज़ बी काइंड इनफ हमारे साथ रहिएगा सादिया, बिकॉज जैसे आप हमें अपडेट कर रही थी चीज़ें, हमारे नुमाइंदे काशान इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हैं। काशान, ओवर टू यू नाउ। मुझे बताइएगा, अभी डीसी साउथ भी आए थे, वहाँ पे गुफ्तगू उन्होंने भी की, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो कल सूरत हाल थी, अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है। फायर फाइटर्स अंदर मौजूद हैं,
और रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल जो है वो वसी कर दिया गया है। जबकि इसके जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो दुकानें बनी हुई थी उनको मिसमार करने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इसके जो चौथी मंजिला के ऊपर पार्किंग का एरिया था, वहाँ कुछ गाड़ियां मौजूद थी। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा गाड़ियों को कल रात गए जो क्रेन के जरिए उतार लिया गया है। जबकि अगर हम बात करें जमाक होने वालों की, तो 26 अफराद इस वाकये में जमाक हुए हैं, जिनमें से 18 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। शिनाख्त परेड का सिलसिला जारी है। टास्क फोर्स सीपीएलसी की जो कि प्रोजेक्ट शिनाख्त करते हैं सिविल अस्पताल के मॉर्चरी में, उन्होंने अपना कैंप लगाया हुआ है। जो जो लाशें यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल की जा रही हैं। बुरसा वहाँ पर पहुंच रहे हैं, बुरसा का डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। डीएनए टेस्ट लेने के बाद लाशें जो है वो बुरसा के हवाले की जा रही हैं। जबकि अगर हेल्प डेस्क हुकूमत सिंध की हम बात करें तो शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, मुतासरा फैमिली यहाँ पर मौजूद है। हेल्प डेस्क के डेटा के मुताबिक अब तक 80 से ज्यादा अफराद लापता है, जिनको तलाश किया जा रहा है। और आज बताया जा रहा है, जबकि सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, उनसे हमारी अब से कुछ देर कबल बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आज पीछे से जो एक्सेस है एमएजिना वाला जो रोड है, वहाँ पर भी क्रेन की मदद से जो है वो उसको आज फायर वहाँ से तोड़ा जाएगा और फायर फाइटर्स वहाँ से भी अंदर बिल्कुल दाखिल ठीक है। होंगे। ये आप बता रहे थे, हमने उस दिन भी इसको विटनेस किया था। नाउ टेकिंग दिस पॉइंट टू मिस आदिया, आपके पास दोबारा, आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया ये कि हम बिल्कुल इस पे नाकामी वो करते हैं और जो इदारे हैं जिनका काम है उन्होंने नहीं किया, उसकी भी नाकामी है। मैं जानना चाहूँगा, ऐसे मामले में जब एक इमारत में आग लग जाती है और 26 लोग मर जाते हैं, 90 लोग लापता हैं, कौन कौन से इदारे हैं और वो कहाँ कहाँ तक उनकी पकड़ाई होगी? ये एसबीसीए जब केबीसीए था उस वक्त से ये डीरेगुलराइजेशन चल रही है इस शहर में, और अब तो एसबीसीए हो गया, तो अभी भी ये सारे मामलात हैं। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट की, 266 इमारतों में से 90% में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं थे। 2 साल तक हमें ये पता चल गया कि नहीं थे। उसके बाद किसने इंप्लीमेंटेशन करानी थी, किसने एनफोर्समेंट करानी थी? उन इलाकों को छोड़ दीजिए जिसमें केएमसी की जुरिस्डिक्शन नहीं आती, आइए उन इलाकों पे जहां पे हमारी जुरिस्डिक्शन आती है उस पे बात करते हैं। क्या हुआ उसमें? काशान, मुझे ये बताइएगा कि कल पता चला है कि वो जो अपर पार्किंग लॉट है वहाँ से मूव किया गया है, क्या वहाँ तक आग पहुँची थी? और अगर वहाँ तक आग पहुँची तो क्या उसने नुकसान पहुँचाया? क्या ऊपर कुछ लोग मौजूद थे? जो अपर फ्लोर्स हैं या जो इवन थर्ड फ्लोर है, वहाँ तक क्या इरादा रखते हैं रेस्क्यूअर्स? वहाँ कब पहुँचा जाएगा? वहाँ के नुकसान का कब तखमीना लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए नुकसान का तखमीना तो लगाया जा रहा है, ताजिर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और दूसरी जानिब दीगर इदारे भी मौजूद हैं जो कि नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं। इस वक्त जो है अभी भी खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि अंदर लाशें मौजूद हैं। प्रायोरिटी के ऊपर पहले लाशों को निकाला जाएगा, क्योंकि उनके वर्षा यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े परेशानी के आलम में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे प्यारों को हमसे मिलवा दिया जाए। लाशों को निकालने का अमल जो है वो पहले मरहले में जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। उसके बाद कितना नुकसान हुआ है उसका जो है वो तखमीना यहाँ पर लगाया जाएगा। इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब जो डीएनए टेस्ट लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आना यहाँ पर अब बाकी है। वक्फे से हम देख रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज के यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दीगर इदारों के लोग आ रहे हैं, सर्वे करके जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताखिर का शिकार हो रहा है, जिसके बायस कराची की अहम शाहरा है एमएजिना रोड, जो कि 3 रोज से बंद है, जिसके बायस कराची के मुतादिद इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। शहरी मिनटों का सफर घंटों पे करने पर मजबूर है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से हम देख रहे हैं कि 3 रोज के दौरान भी नाहिली का मुजाहरा किया गया है, ऑपरेशन में ताखिर की गई है। जबकि दूसरी जानिब कल एक रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई है, एसबीसीए की जानिब से जो एनओसीज जारी की गई थी उनमें 1000 दुकानों की एनओसीज इस प्लाजा को दी गई थी, लेकिन ज़ाब्ता खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। जो करप्ट अफसर थे एसबीसीए के, उनकी मिली भगत से 1200 से ज्यादा दुकानें दाखिली जी, मतलब ये कहना कितना आसान है फैसल कि हम ये कहते हैं कि जी एसबीसीए अपने अपना काम नहीं किया, उनकी कोताही नहीं थी। ये कोताही नहीं थी, डेलिबरेटली आपने दिख रहा है कि ये करप्शन की गई है। काशान, इस पर आप हमें डिटेल से आगाह करें। काशान, मुझे ये बताइएगा कितनी डेड बॉडीज़ के हवाले से लोग अभी अब वहाँ मौजूद हैं या लापता लोगों के लिए लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी क्या लिस्टिंग की गई है? देखिए बिल्कुल अभी सुबह का वक्त है। इस वक्त 5 से ज्यादा फैमिलीज जो है सिंध हुकूमत के हेल्प डेस्क जो कि डीसी साउथ के दफ्तर में कायम किया गया था, वहाँ पर मौजूद हैं। अपने प्यारों को उन्होंने फोन नंबर लिखवाए, CNIC नंबर लिखवाए, उनकी तस्वीरें जो है वो हुकाम को प्रोवाइड कर दी गई हैं। जबकि इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन अदाद शुमार की मैं बात करूँ तो
80 से ज़ायद जो कि लापता अफराद हैं और उनके फ़ोन नंबर जो हैं वो दीगर इदारों को भी फराहम कर दिए गए ताकि उनके पास जो मोबाइल फ़ोन थे उनकी आखिरी लोकेशन कहाँ की आ रही थी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 30 से ज़ायद अफराद की लोकेशन जो है मेरे अक़ब में जो मुतासरा गुल प्लाज़ा यहाँ की लोकेशन उनकी आ रही है, जो कल रात तक उन्होंने मोबाइल ट्रेस करे। हुकाम की जानिब से जो है वो यहाँ पर मलबा हटाया जा रहा है। जैसे-जैसे मलबा हटाया जा रहा है, अगर किसी भी लाश की निशानदेही हो रही है तो रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद है, फौरी तौर पे उनका अमला यहाँ पर आ रहा है और अच्छा लाशों को काशान, यहाँ से मुझे अस्पताल मुंतकिल कर मुझे रहे हैं। ये बताइएगा कि अब तक के इन 3 दिनों में हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि बेसमेंट में जो लोग थे उनको इतना नुकसान नहीं हुआ। जो फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। कहाँ से ज़्यादा जो डेड बॉडीज़ हैं किस जगह से ज़्यादा निकाली जा रही हैं ताकि किस इस बात फ्लोर का से रिकवर किस की जा किस रही है? फ्लोर से, किस स्पॉट से, और क्या मज़ीद भी हो सकती हैं वहाँ पे? रेस्क्यू इदारे क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस इमारत का जो पहला फ्लोर है वहाँ से कल 6 से ज़ायद लाशों को निकाला गया है। पहले फ्लोर में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर अवाम का ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ से लाशों को मज़ीद खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ से निकल सकती हैं और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से पहले फ्लोर पे ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, उसको मिसमार करने का जो मिसमार उसको किया जा रहा है। जबकि अगर मेज़ानाइन की बात करें, ग्राउंड फ्लोर की हम बात करें तो रात 10:22 का वक़्त है, इतने अफराद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। पहले फ्लोर पर अच्छा। और दूसरे फ्लोर पर ज़्यादा खदशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है कि वहाँ लाशें हो सकती हैं और वहाँ पर रेस्क्यू का अमल जो है वो बढ़ाया गया है। जी। ठीक है। काशान, ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशंस कौन-कौन से इदारों की जाएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर बहुत देर से आए। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो भी यहाँ का सर्वे पिछले महीने एक छोटी कोई आग लगी थी, उसके बाद करके गए थे, उसके बावजूद कोई मज़ीद एक्शन नहीं लिया गया। तो कौन-कौन से इदारे हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन खोलने का इरादा रखती है सिंध हुकूमत? अ, जी, जी बिल्कुल, देखें कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किस तरह इनको एनओसी दी गई थी, जबकि दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके खिलाफ भी जो है अच्छा वो काशान, ज़ाब्ते की कार्रवाई काशान, अब मैं आपको भी कहूँगा थोड़ा सा तवक्कुफ़ लीजिए क्योंकि आपके पीछे भी वहाँ मूवमेंट है, तो हम आपसे दोबारा वील कैच अप विथ यू। आप देख सकते हैं इस वक्त वहाँ पे कार्रवाई अभी भी जारी है। बताया यही जा रहा है कि अभी भी 60% जो है मुनहदम हुई है इमारत और किसी भी वक्त ये इमारत मज़ीद गिर सकती है, मुकम्मल मखदूश हो चुकी है। और अभी भी यहाँ पे अब रेस्क्यू तो नहीं कहें इसको, सर्च का अमल जो है वो जारी है क्योंकि रेस्क्यू की उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं। और लेकिन ये बात वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है जिनके अपने प्यारे यहाँ आए थे कोई शॉपिंग करने और कोई ख़ुद दुकानदार थे जो यहाँ मौजूद थे। और अभी भी लोगों की बड़ी तादाद, अब बताया जा रहा है कि 90 के करीब मिसिंग है और इसके साथ मज़ीद लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। इसमें सबसे बदकिस्मत बात ये सादिया कि ये गुल प्लाज़ा है, उसके बिल्कुल बराबर में गली है और गली के बिल्कुल बराबर में डीसी डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है। तो ये सवाल नहीं बनता कि जब यहाँ पे ये तमाम तर तामीरात हो रही थी और इससे पहले 2016 में आग, और ये तो अब इंकशाफ हुआ है कि 1 महीने पहले भी एक छोटी आग लगी है। उसके बाद चीफ फायर ऑफिसर यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, डीसी साउथ का दफ्तर बराबर में। इसके बावजूद मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई। फायर अलार्म सिस्टम, और मैं तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि दुनिया इतनी आगे आ चुकी है, ये वाटर स्प्रिंकलर्स क्यों नहीं होते? किसी काम के लिए होते होंगे ना, वो जो मुख्तलिफ इमारतों में लगे होते हैं, या स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। प्रायोरिटीज की बात है, प्रायोरिटीज की, हमारी प्रायोरिटी नहीं है, absolutely। हमारी प्रायोरिटी रही है। देखिए, जब आप गुल प्लाजा में जाते हैं, आप भी गए हुए हैं, मैं भी गुल प्लाजा में गई हुई हूँ, हम वहाँ पर शॉपिंग करते हैं। और मोस्टली जब कराची में कोई ये सोचता है कि ये अच्छा होलसेल का सामान आपने कहाँ से लेना है, आपने ज़्यादा क्रॉकरी लेनी है तो आप कहाँ जाएंगे, आपने घर की डेकोरेशन का सामान खाना है, आप गुल प्लाजा जाएंगे। सो एवरी टाइम यू गो, कल हमारी सदर साहब से बात हो रही थी गुल प्लाजा के, वो ये कह रहे थे कि देखें यहाँ पर तो रोशनदान भी हैं, क्या आपको कभी रोशनदान नज़र आए हैं गुल प्लाजा में? मुझे कभी ऐसे रोशनदान वहाँ नज़र नहीं आए। उन्होंने ये कहा कि जी यहाँ से आप जब निकलना शुरू करते हैं तो हमारे 9 गेट्स हैं, 9 गेट्स के आगे दुकानें बनी हैं। ये मैं उनसे कल सवाल कर रही थी कि भाई इन गेट्स के आगे दुकानें बनी हुई हैं और वो जो एग्जिट हैं वो इतने छोटे हैं कि अगर कभी भीड़ मचेगी, लोग भागेंगे, भगदड़ मचेगी तो लोग फौरी वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। कल भी मेरे जहन में ये सवाल आया था, ना वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन फैसल से, कि
कि भाई ये जो साथ पार्किंग लॉट बना दी गई है इतनी कंजस्टेड जगह पर, ये इट कैन बी डेंजरस। खुदा का शुक्र है कि आग वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन इमेजिन करें वो गाड़ियां जो कि पेट्रोल से भरी हुई हैं, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर किसी भी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आपने पार्किंग लॉट बनाई हुई है और उस पार्किंग लॉट तक आग पहुंच जाती है, तो उसके बाद जो धमाके होंगे, उसके बाद जो नुकसान होगा, हम शायद उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। एंड आई एम श्योर जो बिल्डिंग्स आसपास बच गई हैं अभी, अगर वहां तक आग पहुंचती तो उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। बिल्कुल पीछे रिम्पा प्लाजा है, बिल्कुल पीछे रिम्पा प्लाजा है, बराबर में एक और इमारत है। और इसमें अब मसला ये है कि मैं सादिया जावेद से ज़रूर इस पे बात करना चाह रहा था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि डिले से पहुंची। डिले से क्यों पहुंची? डिले से इसलिए पहुंची क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया बहुत कंजस्टेड है। डिले से इसलिए पहुंची क्योंकि नुमाइश तक जो ग्रीन लाइन आ रही है, जो विफाक का काम था, उसके आगे अब जो आगे लेके जाना है, जो काम हो ही नहीं रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड पे नहीं हो रहा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलिस्तान जौहर में नहीं हो रहा, बस बताया जा रहा है कि हो जाएगा इंशाल्लाह, एक ना एक दिन होगा। जिस तरह क़यामत मुतय्यन है एक दिन, जिस तरह मौत मुतय्यन है एक दिन, इसी तरह ये काम भी मुतय्यन एक दिन हो जाएगा ये। तो चलिए, तो वो भी एक सूरत हाल है कि ये काम कंप्लीट हो के नहीं दे रहा। जब ये कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, और सादिया हमने वहां से रिपोर्ट किया है लाइव, आप यकीन करें कि जगह मिल ही नहीं रही थी स्नाकल्स को, फायर टेंडर्स को, पानी के टैंकरों को, वो एक निकालने के लिए एक को एडजस्ट कर रहे थे और पीछे से निकाल रहे थे। तो ये तो वहां की सिचुएशन है। दिस इज द सेंटर ऑफ कराची जी, दिस इज द सेंटर ऑफ कराची, सामने मज़ार-ए-क़ायद। एब्सोल्युटली। तो मतलब ये इतना एक ऐसा अट्रैक्शन है जहां पर आपकी रोज ही नजर पड़ेगी। हर किसी को पता है सदर, एम ए जिन्ना रोड, कायद-ए-आज़म का मज़ार, ये वो जगह है जहां पर आपका आना जाना होता है। आप कैसे इन जगहों को मिस कर सकते हैं? आपने एम्प्रेस मार्केट क्लियर कराई, आगे पीछे के इलाके क्लियर कराए, फिर इन इलाकों से आपने क्यों जान छुड़ाई? आपने इसलिए जान छुड़ाई बिकॉज वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। और बाद में आप ये कहें कि जी हमसे गलती हो गई, हमारे इदारे से गलती हो गई, आपके इदारे से गलती हो गई, लेकिन उसने कितने खानदान उजाड़ दिए, कितनों के कारोबार उजाड़ दिए, कितने लोगों को शुरू से जिंदगी शुरू करने के लिए शायद अभी कोई उम्मीद नहीं मिल रही। तो क्या वो सॉरीज, क्या वो अपॉलॉजीज किसी की जिंदगी वापस ला सकती है? हर साल में ऐसे 10-12 वाकयात होते हैं, उन 10-12 वाकयात के बाद हम नहीं सीखते क्योंकि हमें सीखना नहीं है। एब्सोल्युटली। इस मामले पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। गुल प्लाजा के हवाले से रेस्क्यू पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए गए कि देर से पहुँचे एंड ऑल दैट। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वी रियली अप्रिशिएट कि इस मुश्किल वक्त में आप गुफ्तगू करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त, मुझे बताइए। और मैं आपको मतलब बहुत सारे लोगों से जो लाहौर में हमारे रहते हैं उनसे बात हुई, वो अचंभे में थे कि हमारे यहाँ तो रेस्क्यू 1122 फर्स्ट रिस्पॉन्डर और बड़ा ज़बरदस्त काम करती, फ़ौरन पहुँचते हैं। यहाँ कराची में क्या हुआ, क्या मुश्किलात पेश आई? आपने पूरा मॉनिटर किया इसको? बहुत शुक्रिया जी। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ना सिर्फ में जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स भी दिया, और जो है काफ़ी क्योंकि डिस्कशंस भी हो रही हैं, डिस्कशन हम भी कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना भी चाहिए कि जो फायर इमरजेंसी सर्विस हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द प्रिवेंशन सिस्टम। और इस पे ज़रूर टेक्निकल तौर पे इस पे डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सिर्फ इंसिडेंट की बात करें तो जो रिस्पॉन्स था और जो कॉल हमें रिसीव हुई थी, उसमें जो इन बिटवीन अगर आप देखें 10:38 पे हमें कॉल रिसीव होती है और 10:52 पे हमारी पहली व्हीकल जो थी, पहली टीम थी, उन्होंने वहाँ पर रिस्पॉन्स दिया था। तो इसमें इट्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 14 मिनट जिसमें टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसके बाद 2 से 3 मिनट उनको लगे जिसमें उन्होंने जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्स था उसको इंश्योर किया। तो एक्चुअली जहाँ तक टेक्निकल सर्विस की बात है, तो अब सब लोग विटनेस करते हुए आए, सारे मीडिया को विटनेस किया है। जिस तरह का इस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, में टाइमली ना सिर्फ हमने टाइमली रिस्पॉन्स भी दिया है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं जो हमारी टीम्स जिस तरह से हमें गवर्नमेंट ने इक्विप किया हुआ है, जिस तरह से हमें रिसोर्सेज दी हुई हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन टॉक अबाउट हाउ इक्विप्ड 1122 इज। हमें कल ये पता चला है कि जो फर्स्ट स्नॉर्कल वहाँ पर आई, उसमें कोई सॉफ्टवेयर एरर था। हम कल बात कर रहे थे गुल प्लाजा के सदर से, और उन्होंने ये कहा कि देखें जो पहली स्नॉर्कल आई उसमें तो कोई सॉफ्टवेयर का इशू हुआ, वो अभी भी खड़ी हुई है, वो चल ही नहीं पाई।
एक दूसरा ये कि एनी शाहिदीन से बात हुई, फैसल खुद वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद थे। एनी शाहिदीन ने कहा कि जी 40 मिनट लगे और वहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पर पहुँचा है। क्या ये ठीक बात है कि 11, 22 इक्विप्ड नहीं है? जितनी आपके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए, जितनी स्नॉर्कल्स आपके पास होनी चाहिए, उतनी आपके पास मौजूद नहीं है? देखें, इतने बड़े शहर में रिसोर्सेज को और मजीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल सिर्फ कराची की पॉपुलेशन को देख लें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज से हर लाख की आबादी पे 100,000 की आबादी पे एक स्टेशन होना चाहिए। और उस तरह से फिर व्हीकल्स भी हमारे पास होने चाहिए, तो वो स्ट्रेंथन होना तो बिल्कुल जो है वो सर्विस को भी और होना है, और इसको सर्विस को और स्ट्रेंथन होना चाहिए कि जैसे हम इस प्रॉपर शहर को जो है, अगर इसमें कोई इमरजेंसी आती है तो हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सकें। उसमें तो बिल्कुल क्या ये बात ठीक है कि वहाँ स्नॉर्कल पहुंचा और उसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था और वो ऑपरेटिव नहीं था? देखिए, मैं वहाँ पर मौजूद था उस इंसिडेंट साइट पे, और मैं पूरे 11:30 बजे मैं खुद उस इंसिडेंट साइट पे था, और मैं पूरा कंटिन्यूस 1.5 दिन उसी जगह पे रहा, और कंटिन्यूस हम लोग इसको मॉनिटर करते रहे। जी। देखिए, एक चीज सिर्फ आप जरूर इसको नोट करें, क्योंकि जितनी भी इस वक्त मशीनरी, ये बड़ी डिजिटल मशीनरी है, और एज सच जब व्हीकल्स पहुंची थी तो एज सच उस वक्त इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। अच्छा। और इसी वजह से जो सेकंड साइट, यानी कि 2 साइट पे इस बिल्डिंग पे, एक तो इस हमें जो स्ट्रेटेजी यही थी, एक तो हम जो लाइव विक्टिम्स है उनको इवैक्यूएट करें, उसके साथ साथ जो फायर फाइटिंग काम वाले उसको जो है वो टाइमली इसको क्लोज करें, उसके साथ इस जो इतनी बड़ी हाई इंटेंसिटी की जो फायर थी उसको मजीद बढ़ने से रोकें। तो जो दोनों साइड पे जो अगर आप इस बिल्डिंग की एडजेसेंट साइड पे देखें तो एक रिम्पा प्लाजा की बिल्डिंग, उसमें भी आपको पता है कि वो बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो अगर खुदा न खास्ता अगर आग बढ़ती तो और बड़ा नुकसान हो जाता। तो जो एक स्नॉर्कल थी जो पूरी रात जब से उसको हमने डिप्लॉय किया था वो कम्प्लीटली उस साइड से और बैक साइड से उन्होंने काम करती रही, और वो स्नॉर्कल्स प्रॉपर रिस्पॉन्स देती रही। लेकिन क्योंकि व्हीकल्स काम करती हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो टाइमली एड्रेस हो रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्हीकल्स में कोई मेंटेनेंस की इश्यू की वजह से उस स्नॉर्कल में या उस किसी फायर टेंडर ने वहां पर काम नहीं किया, प्रॉपरली रेस्पॉन्स भी दिया गया। और ऐसा नहीं, देखिए मैं वो बात आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वहां पर था, और मीडिया की टीम आपकी हर चीज मॉनिटर कर रही है, सारी वीडियो इसके साथ सब चीजें। तो क्योंकि इस वक्त जो हमारी डिस्कशन हमें ये होनी चाहिए कि हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हम क्योंकि इस पे हमारा जो फुल फोकस यही है कि जितना जल्दी हो सके सर्च के अमल को कंप्लीट करें, डेड बॉडीज को रिकवर करें, उनको हैंडओवर करें। सवाल करने का मकसद सिर्फ ये था बिकॉज़ वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, सो वो देखिए हर जो जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग आ रही होती है, और वो उस लर्निंग की ठीक है। इंसिडेंट जो है दूसरे इंसिडेंट से मुख्तलिफ है। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, और यही बात है कि हम लर्न करके इससे आगे ऐसी चीज़ें ना हो हम देंगे। फिर वक्त आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जावेद बलवानी प्रेजेंट केस से हमारे साथ मौजूद होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे में कल हमने देखा वज़ीर आला की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि जो मुतासरीन हैं उनको कुछ कंपनसेशन देने की उन्होंने ऐलान किया, और उस कंपनसेशन से कितना जो है ताजिर बिरादरी खुश है, या खुश तो खैर नहीं कहना चाहिए, सेटिस्फाइड है, और उनको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम होने चाहिए थे। इसी पर बात करते हैं। जावेद बलवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप साबिक सदर हैं KCCI के। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। ऑब्वियसली जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हम शायद इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हो जानी चाहिए थी, किस तरह से हम इस नुकसान से बच सकते थे। अभी जो हुकूमत इक़दाम उठा रही है, चाहे वो कंपनसेशन की सूरत में हो, चाहे आगे के प्लान्स बना रही है, कितना सेटिस्फाइड हैं आप उससे, और आपको क्या लगता है कि एक्चुअली होना क्या चाहिए था? पहले तो हम सबको दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे जो वहाँ पे हादसे में इंतकाल कर गए, और उनके लवाकीन को सब्र व जमील अता फरमाए, और उन बेचारों के सारे मसाइल अल्लाह ताला आसान करे और उनके लिए आसानी पैदा करे। और हम सब उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह
हम उनकी जितनी मदद कर सकेंगे, जितनी हेल्प कर सकेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। और अल्लाह ताला उनको जल्द खुशहाल उनके घरों में खुशियाँ लाए और उनके घरों में Easier said than done. अच्छाई और अच्छी चीजें लाए अल्लाह ताला। देखिए, ये कल हादसे के लिए मीटिंग हुई सीएम हाउस में, कल सुबह से लेके हम दोपहर 3 बजे तक वहीं थे और काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ डिसाइड की और गवर्नमेंट से हमने ये कहा कि इस वक्त सबसे पहले हमको उस पे बात करनी चाहिए जो लोग वहाँ हादसे के अंदर इंतकाल कर गए, ताकि उनके लवाकिन के लिए, उनको लिए और हमको कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मसला जो है ये हमेशा के लिए हल भी हो जाए और उनके लवाकिन के पास तमाम मिनिस्टर उनके घरों पे जाएं। और सीएम ने फौरन अनाउंस किया घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें कि 1-1 करोड़ रुपए तमाम लवाकिन को देंगे और उनके घरों पे हमारे मिनिस्टर्स और मेयर और ये जाएंगे, ठीक है, और उनके साथ जो है वहाँ ताज़ियत करेंगे, दुआ करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। और इसके बाद के दूसरे जो तरीक़ेकार हमने किए कि अब जो है जो दुकानदार हैं जी, उनके लिए कोई हम फौरन अरेंज करें कई दुकानों का, और इनको इनकी दुकानों में जो नुकसान हुआ है, इनके रनिंग कैपिटल जो दुकान के अंदर गुड्स थी, जो चीज़ें बेचने के लिए वहाँ रखी थी, उनकी कॉस्ट है, ये है, वो सब इनको काम करने के लिए इनको पैसे दी हैं और इनको टेम्पररी जो है कई दुकानों का अरेंज कर दें ताकि वो बिल्कुल कारोबार पे लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बिल्डिंग बलवान के साहब, लिए बिल्डिंग को सर्वे हाँ कराएंगे। हाँ, सही। मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। अगर मैं एक मुख्तसर सा सवाल अगर करूँ, जो दूसरी मार्केटें हैं, बहुत सारे एक ये भी चीज़ चल रही है कि मार्केट हो गई, एसोसिएशन वाले दुकानों से माहाना मेंटेनेंस लेते हैं, इस तरह की बात हो रही, 6,000 5,000। तो ये इल्ज़ाम बारे सबूत उधर भी आ रहा है कि भाई इतनी मेंटेनेंस अगर तो यहाँ ली जाती थी तो उसका क्या किया जाता था कि जब फायर अलार्म नहीं है, वाटर स्प्रिंकलर नहीं है, स्मोक डिटेक्टर नहीं है। देखिए इसके लिए भी हमने बात की कि मैंने सबसे पहले जब मीटिंग शुरू हुई तो मुझे माइक दिया, मैंने बोला सीएम साहब को कि देखें, हमने ये मार्केट जल गई उसका अफसोस नहीं है मुझे, माल जल गया उसका भी अफसोस नहीं है, तो जाने गई है उसका मुझे अफसोस, क्योंकि सब चीज वापस आ सकती है मगर जाने कहाँ से लाएंगे, और जिनके विचारों के लोग गए उन बेचारे क्या करेंगे, उनको हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्लानिंग की है कि तमाम मार्केट इसमें फौरन जो है फौरी तौर पे फायर अलार्म लगाया है। अगर फायर अलार्म होता है, देखें हम इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर फायर अलार्म लगाते हैं और हम कंप्लाइंस कराते हैं। 4,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और 2-3 मंजिला फैक्ट्री होती है और वो 1.5 मिनट के अंदर असेंबलिंग पॉइंट पे वहाँ जमा हो जाते हैं जब अलार्म हम रीडिंग करते हैं। मैंने बोला तमाम मार्केट में फायर अलार्म लगाया जाए सबसे पहले, और तमाम दुकान के अंदर शॉप्स कीपर्स के पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। जैसे यहाँ एक आग लगी, वो एक आर्टिफिशियल फूल की दुकान पे शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ चलिए ठीक है जावेद साहब, क्योंकि आपका पॉइंट आ गया, वक्त की हमारे पास कमी है, आपसे दोबारा हम गुफ्तगू जरूर करेंगे, लेकिन जो थी कि कल सीएम से बात हुई कि लगाने चाहिए, काश ये लगा दिए जाते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद एंड कंटिन्यूइंग द डिस्कशन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जावेद बलवानी साहब से, जो कि साबिक सदर KCCI के हैं। जावेद साहब, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा और शुक्रिया कि यू हैव स्टेड विद अस सर। अच्छा, अब ज़रा बात आ रही है इस चीज़ पे कि फायर ऑडिट रिपोर्ट एक सामने आई, इस इमारत में वैसे भी देखें, ये बात इतनी आसानी से सर हज़म नहीं की जा सकती कि हम बोलें मार्केट एसोसिएशन को, हम बोलें बाजार वालों को कि जी अब आप लगवा लीजिएगा। नहीं लगे थे ना, नहीं लगे थे। तो जहां हुकूमत की गलती है, रेस्क्यूदारों की गलती है, सब अपनी गलती मान रहे, पेनलाइज सबको होना चाहिए। यहां भी पेनलाइजेशन होनी चाहिए कि फर्ज करें अगर आप मेंटेनेंस के महीने ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो भाई वो चीज कहां जा रही है? ये चीजें, ये जान सबसे पहली चीज है, बाकी सारी चीजें तो बाद में। जान बचाने के हालात नहीं तो फिर आगे तो कुछ बचता ही नहीं। देखिए, आप अपनी जगह सब बात सही कहते हैं। ये हमको सबसे बड़ा यह नुकसान क्या है, इंसान की जान का नुकसान।
जी उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले काम कि जान नुकसान ना हो। देखिए, माल वापस आ सकता है, बिल्डिंग फिर बन सकती है, किसी की जान चले जाए वो वापस नहीं आ सकती। उसके लिए कल हमने डिसाइड किया है कि तमाम मार्केट से उनको कराची चैम्बर जो है अपने यहाँ कॉल करेगा, सेमिनार कराएगा, और सेमिनार के अंदर मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये मेरा काम तो नहीं है, मैं तो फी सबिलिल्लाह कर रहा हूँ ना, मेरी मार्केट तो नहीं है, मेरी दुकान भी नहीं थी है, मगर हम सबका इसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए। मीडिया का भी होना चाहिए, मीडिया भी दिखाए और मीडिया भी इसमें हेल्प करे। जैसे फायर जब हुई उधर भी मैंने कहा कि मीडिया इस वक्त ये अनाउंस करे अपने टीवी चैनल पे कि इस इलाके की करीब जो टैंकर गुजर रहा है वो फौरन यहाँ आ जाए और पानी दे, तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है। इस तरह सबको अपना अपना हिस्सा डालना। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये फायर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर, ये हर दुकान में होना चाहिए। ये आसान है करना, ये एक मार्केट में अगर शुरू करे तो एक हफ्ते में आसानी से ये काम हो सकता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ 1.5 मिनट के अंदर 4000 आदमी असेंबलिंग पॉइंट पे जमा हो जाते हैं, हम बिल्डअप करते हैं। जब फायर अलार्म बजेगा तो कम से कम कस्टमर तो फौरन निकल जाएगा बाहर, कस्टमर तो एक भी नहीं रहेगा मार्केट में। दुकानदार भी जिसके यहाँ छोटी सी शॉर्ट सर्किट हुई और आग शुरू हुई है तो उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो फौरन बुझ जाए, और अगर नहीं बुझेगा तो क्या हो, और उसकी दुकानों में भी फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर वो इनिशियल स्टेज पे बुझ गई तो नुकसान नहीं होगा, ना जान का नुकसान होगा ना माल का नुकसान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा है कि ये सबसे पहले हर मार्केट में कराएं, फिर इसके बाद हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम, पानी का सिस्टम, इसको एक एक चीज को हम करते जाएं, मगर सबसे इनिशियल स्टेज वाला तो काम करें, बस पेज तो हो जिससे जानी नुकसान ना हो। तो इंशाल्लाह कराची चैम्बर इस पे सेमिनार करेगा और तमाम शहर की मार्केटों को अपने साथ बोल लेगा, यूट्यूब पे सेमिनार चलाएगा और तमाम मार्केटों को कहेगा कि यूट्यूब सब अपने अपनी मार्केट में चलाएं, आपको चैम्बर आने की जरूरत भी नहीं। और मैं मीडिया भी जो हमारा साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जावेद साहब। हम उम्मीद करते हैं तमाम तर इक़दामात उठाने के लिए तैयारी की जा रही है वो अमली तौर पर भी हमें नज़र आ सके और इस तरह का कोई और सानहा या वाक़या हमारी नज़रों के सामने कराची और पूरे मुल्क में ना आए। बिल्कुल, चलिए इस हवाले से तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेटेड रखेंगे, ना सिर्फ अपने शो में बल्कि पूरे दिन जैसे अपडेट्स आएगी तो आप बोल पे वो मुलाहिज़ा कर सकेंगे। अब शो को ज़रा आगे लेके चलते हैं, कुछ बात क्रिकेट की करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गैर मामूली मगर बामानी कदम उठाया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को वक्ती तौर पर रोक दिया है। पीसीबी ने बांग्लादेश के उस वाज़े मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की है जिसमें उनका कहना है कि सिक्योरिटी खदशात हैं और वो भारत जाकर नहीं खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये हिमायत दरअसल इस बात का भी इशारा है कि पाकिस्तान अब किसी भी आलमी इवेंट में अपने खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। और एट द सेम टाइम इसी तनाजुर में अगर हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की, तो PSL के 11वें एडिशन में भी बड़ी और तारीखी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में अपना सफ़र ऊपर की जानिब तय करता चला जा रहा है। तो PSL के चेंजेस और फिर बांग्लादेश का साथ देने का फैसला। विद दैट कल हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीत चुके हैं अगेंस्ट स्कॉटलैंड, हमने हरा दिया है। तो चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो आई वुड हैव लव टू बिगिन विद अंडर 19, लेकिन ये वाला जो मामला है ज़रा बड़ा ही हॉट मामला है। हम क्या होते देखने जा रहे हैं? अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसको इंडियंस उनका मॉक कर रहे थे कि अरे आपकी तो क्या औकात है, हमारे सामने आप कैसे खड़े हो सकते हैं, पीसीबी अब उनकी बैक पे आ गया है। ये बात अच्छी नहीं लग रही हमें कि क्रिकेट पीछे चली जाए और पॉलिसी साजी और पॉलिटिक्स सामने आ जाए। लेकिन इंडिया इज़ फेसिंग इट्स ओन म्यूज़िक, यही तो वो कर रहे थे ना। उनको यहाँ पे ख़तरात लाक थे, लाहौर में उनको ख़तरा था, कराची में ख़तरा था, वो कहें तो ठीक, और बांग्लादेशी कहें कि हमें दिल्ली में ख़तरा है, हमें कलकत्ता में ख़तरा है, वो कहे तो गलत। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बस मसला सारा ये फैसल इंसादिया कि हम जब इंडिया ये सारी चीज़ें कर रहा था तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो भी इस वक्त से गुजर सकता है। जी हाँ। जो बांग्लादेश और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने जो IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकाला और फिर यही सिक्योरिटी इशू बनाए,
तो आपने तो बांग्लादेश को एक तरह से एक ऑप्शन दिया ना कि अब अगर आपका खिलाड़ी वहां पर महफूज नहीं है, वो आईपीएल नहीं खेल सकता, जबकि आईपीएल की लिस्ट में बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को डाला गया था, उन्हीं में से पिक हुए थे। तो उस वक्त गलती की थी, तो फिर अब आपको आगे लेके चलना चाहिए था। और ये कहना कि जी ये कमजोर टीम है, छोटी टीम है, उसके आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। और ये पीसीबी कर चुका है कि उनकी हुकूमत अगर इजाजत नहीं देगी तो वो किसी भी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो ये मामला तो तय हो चुका है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये खबर है और थोड़ा सा प्रेशर है, बट ऐसा पाकिस्तान शायद ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बात थी वो क्लियर हो गई थी। पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेल रहा, यही मामला चैंपियंस ट्रॉफी में तय हुए थे और उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। बट वो थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा। मैं जबकि आपसे उनकी यही सारी कहने चीजें वाली मान थी फवाद भाई कि ये कितना प्रैक्टिकल है। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंडिया जाके अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान आके मैचेस नहीं खेलेगा। इट वाज डिसाइडेड, इवेंट शुरू होने वाला है, फरवरी अप्रोच कर रहा है, आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कितना प्रैक्टिकल है नहीं है, यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि हम बार बार ये कहते रहे, हम बिग 3 कहते रहे, हम और टीमों का नाम लेते रहे कि इंडिया जब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा था तो दीगर हमसे फाइनेंशियली स्ट्रांग जो दीगर बोर्ड्स थे क्रिकेट के, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और उन्होंने गलत चीज़ों को भी इजाज़त दी। आज हम इस चीज़ को कर रहे हैं, क्या ये हमें सूट करता है या नहीं? ये प्रेशर देना हमें सूट करता है या नहीं? देखिए, मसला सारा ये है कि जो जैसे आपको मैंने पहले बताया, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये एक एक्सट्रीम स्टेप लेगा। पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है, तो वो तो एक चीज हटा दें, लेकिन बांग्लादेश को भी हटा के वर्ल्ड कप कराना इतना आसान इंडिया के लिए भी नहीं है। जहां तक बिग 3 की बात की आपने, इंडिया की पावर की बात की, तो वो तो बढ़ती रही है और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था, वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा। तो सिचुएशन यहाँ तक आके पहुंची। अभी भी कुछ प्लेयर्स बोल रहे हैं, लेकिन खुल के उस तरह से बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए कि जी पाकिस्तान में जो बॉर्न क्रिकेटर हैं, जो अमेरिका और बाकी मुल्कों की टीमों से खेल रहे हैं, उनको वीजे में मसाइल हैं। इंग्लैंड तक में जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जिनका फैमिली का कुछ पाकिस्तान से ताल्लुक, उनके भी वीजे देने में मुश्किलात की गई। तो ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलेगा नहीं, और इंडिया के साथ बहुत बड़ा झटका लग गया है। पाकिस्तान फिर बांग्लादेश एंड ओवरऑल अब बात शुरू हो गई है, तो ये ज्यादा अर्से चलेगा नहीं, और इसकी वजह ही इंडिया है। बिल्कुल। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि क्रिकेट में जब आप सियासत को इस लेवल पे लेके आते हैं जो इंडिया लेके आया, जो बच्चों की क्रिकेट में आप हाथ नहीं मिलाएंगे, खवातीन क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाएंगे, ये बहुत छोटी हरकत है। जब ये छोटी हरकत करवाई जाती है तो उसका नुकसान आपको भी होता है और आप ही को हो रहा। इंडिया अफसोस इस बात का है कि नो डाउट दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है, लेकिन दुनिया में जब एक टॉप पे टीम होती है तो उससे मेजॉरिटी क्रिकेट के जो फैंस हैं, हमने देखा वेस्ट इंडीज का दौर, ऑस्ट्रेलिया का दौर, वो उनसे प्यार करते हैं। अब एक अलग से रवैया बन रहा है कि जब इंडिया हारता है, लेकिन ये तो ज्यादातर मुझे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग खुश होते नजर आ रहे हैं, जो बड़ी ही उनके लिए परेशान बात है। कल फवाद भाई वुमेन फुटसॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत की लड़कियों ने ना सिर्फ हाई फाइव किए, बल्कि हमारी पाकिस्तानी कैप्टन ने अजरक भी उनको पेश की। सो दिस इज गुड थिंग। आखिर में अंडर 19 की हम बात कर लें। बहुत अच्छा हुआ कि समीर मिनास नहीं चल पाए, क्योंकि हमें जो नीचे की हमारी स्ट्रेंथ है वो नज़र आई। उस्मान खान बहुत फॉर्मेडेबल, पेशावर के उस्मान खान ज़बरदस्त लेफ्ट आर्मर, बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा आपसे हमारी फील्डिंग यूनिट पे। एशिया कप से लेके और इस टूर्नामेंट में, इवन जिम्बाब्वे वाला भी जो टूर्नामेंट ट्राई सीरीज थी, जबरदस्त कैचेस पकड़े हैं लड़कों ने, बहुत जबरदस्त। ये काम कर कौन रहा है उन पर, जरा ये तो पता है फवाद भाई? देखिए, एनसीए में बड़े अरसे ये रहे हैं, वहां पर काम हो रहा है, और ये पूरे 2-3 महीने अकेडमीज की हैं। जब अकेडमीज पहले भी लगती थी तो फील्डिंग पे काम होता था। फील्डिंग एक ऐसी चीज है कि अगर उस पे सही मायनों में मेहनत की जाए तो आप इम्प्रूव कर जाते हैं, और उसको बस होता ये है कि आपने रेगुलर करना होता है। जब ये अकेडमीज नहीं लग रही थी तो हो ये रहा था कि वो आप नेट करते थे, बैटिंग की, बॉलिंग की और चले गए। लेकिन एकेडमीज लगने की वजह से पूरे दिन का एक सेशन जो है वो डेली फील्डिंग का होता है, तो आपको उसमें बेहतरी नजर आ रही है। और अब ये ऑल ओवर जो बाकी भी क्रिकेट खेली जाएगी उसमें नजर आएगी, क्योंकि एकेडमीज अब ऑल ओवर द कंट्री लगना शुरू हो गई हैं। तो 16 रीजन्स जो हैं उनमें एकेडमीज लगने की बात हो रही, तो उनसे खुद ब खुद आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जहां तक आपने अंडर 19 के आगे मुस्तकबिल की, तो मैं ये बता दूं कि मैंने इंग्लैंड का मैच भी देखा था,
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेहतर जी करनी पड़ेगी चैंपियन बनने के लिए। मुझे खौफ सो रहा सही कि जो बहुत ज्यादा वो पैसे मिल गए तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाए, तो फोकस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने काफी कुछ आपको दे दिया गया है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसमें नहीं रहना है। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो वो चीज जहन से निकालनी होगी, जो कुछ आप कर चुके हैं एशिया कप में। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना, अगर वो जहन में रहा तो आप कहीं ना कहीं नॉकआउट में फंस जाएंगे। Absolutely. One more match to go for Pakistan. इस सेगमेंट में अब देखना ये है कि थर्ड मैच में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करते हैं. आई वाज होपिंग कि इंग्लैंड वाज द ओनली टफेस्ट मैच इन 3 मैचेस में. बाकी 2 मैचेस पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब हो जाएगी होपफुली. थैंक यू सो मच फवाद भाई. इट वाज वंडरफुल टू हैव वन मोर टाइम. जनाब, व्हाट्स नेक्स्ट दैट यू वांट टू ऑफर टू आवर ऑडियंस नाउ? हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी बल्कि why not we discuss right now before the break, because it is an exciting thing to discuss with और क्या है वो? और वो ये है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के जदीद जंगी तैयारे एक अहम बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क में पहुंच चुके हैं, और इस मश्क में स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में दुनिया की ये बड़ी फ़ज़ाई ताकतें मौजूद होती हैं. एंड ये भी बताएं कि यहाँ पर जदीद जंगी माहौल में मुश्तरका ऑपरेशंस की मशक़ें की जा रही हैं. ISPR के मुताबिक इस मश्क का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल हम आहंगी, जदीद जंगी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाना है. पाकिस्तान एयरफोर्स इस फोरम के ज़रिए न सिर्फ अपना पेशेवराना महारत का मुज़ाहरा कर रही है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में अपनी तैयारी भी जाँच रही है. तो ये सारा मामला, इसके साथ साथ हमने देखा जब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद से हमारी जो ये मार्केट है वो बड़ी ज़बरदस्त अप स्केल हुई है. द होल वर्ल्ड इज़ पोरिंग टू हैव आवर जेट्स. इस सब पे हम बात कर लेते हैं. एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तजज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सर, कैसे समअप करेंगे, हम जब भी इस मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं, हमेशा से एक पॉजिटिव चीज़ होती है, एक ज़बरदस्त चीज़ होती है. इस सारे मामले को कैसे कवर करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया आपने इनवाइट किया. You're welcome. इसमें कोई खुशी की डेफिनेटली बात है जी कि पाकिस्तान एयर फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है. ये एक रीजनल एक्सरसाइज है, स्पीयर ऑफ विक्ट्री, जो 2020 और 21 में सऊदी अरब ने पहली दफ़ा शुरू की थी, और तकरीबन 12 के करीब मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं. रीजनल और ख़ास तौर पर बड़े जो फ्रंट लाइन इस वक्त एयर फोर्सेज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स है, UK की रॉयल एयर फोर्स है, इटालियन एयर फोर्स है, ये हिस्सा ले रही है इसके अंदर. और बड़े फ्रंट लाइन फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पाकिस्तान से F-16 ब्लॉक 52 जो हमारा लेटेस्ट F-16 है वो पार्टिसिपेट कर रहा है. अमेरिका से भी इस तरह F-15 पार्टिसिपेट कर रहे हैं. फ्रांस की जो एयर एंड स्पेस फोर्स है वहाँ से इंटरेस्टिंगली राफेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और इटालियन एयर फोर्स की तरफ से यूरो फाइटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो राफेल फिर सामने होगा F-16 के, इंशाल्लाह ताला पाक फ़िज़ाइया के. जो दूसरे रीजनल उसको फ्रांस वाले ही कर रहे हैं ना सर, उसको फ्रांस वाले ऑपरेट कर रहे हैं ना. असल बस यही है. जी, इस दफा फ्रांस के पायलट्स उड़ा रहे हैं. तो बाकी जो कंट्रीज हैं GCC की है, सऊदी अरब के अलावा इसमें कतर है, जॉर्डन है, इस तरह के मुल्क हिस्सा ले रहे हैं. इसका मकसद क्या होता है? देखिए, मकसद ये होता है कि रीजनल एक तो आप कोलैबोरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जाहिर करते हैं, और ज़्यादा मैसेज ये देते हैं कि आप इंटर ऑपरेटेबिलिटी चेक करते हैं, यानी आपकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि आपके जो वेपन सिस्टम है दूसरों से कितने. फिर जॉइंट ऑपरेशन करते हैं तो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हैं आप एक दूसरे के टैक्टिक्स को, सिनर्जी को, मिशन प्लानिंग एग्जीक्यूशन सारी होती है. ये बड़ी लर्निंग म्यूचुअल ज़रूर होती है, लेकिन हमें इस तरह, और हमेशा इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत तो रही है, लेकिन इस दफ़ा एडवांटेज ये और है कि दुनिया हमारे जहाज़ों और पायलट्स की तरफ बड़ी फोकस किए बैठी है. वो जानना चाहते हैं कि हमने जो रिसेंटली मई में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें क्या परफॉर्मेंस हुई, कैसे हुई, क्या टैक्टिक्स हुए. ज़ाहिर है एक फोकस बहुत है. क्योंकि मैं एक और बात की रोशनी में कहता चलूँ कि पिछले 3 महीनों में, जो पिछले तकरीबन 90 डेज में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह के साथ तकरीबन 15 एयर फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उन्होंने भी मुलाकातें की हैं. तो जाहिर है उसका क्या मतलब है? ये पॉजिटिव साइन यही है कि दुनिया हमें इंगेज कर रही है, हमें रेलेवेंट समझती है, हमारी वैल्यू समझती है. तो ये एक एक्सरसाइज वो है. ऑल्दो जैसे मैंने कहा कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपकी व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि जो इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज हम करते हैं पाकिस्तान में, जो 24 में हुई थी पाकिस्तान में, मैं उसमें शामिल इस तरह हुआ था एज एन ऑब्जर्वर विजिट के लिए मुझे एक्सेस दिया गया था, और मैंने ब्रीफिंग्स अटेंड की थी पायलट्स की. दिलचस्प बात उसमें मैं ये बताता चलूँ कि तुर्की से वहाँ F-16 आए हुए थे. तो मैं अपनी एयरफोर्स के दिनों में टर्किश वॉर कोर्स मैंने इस्तांबुल में किया हुआ है, और टर्किश लैंग्वेज भी आती थी. तो मैंने
एक टर्किश पायलट जो F-16 का पायलट था, उससे पाकिस्तानी एक्सरसाइज के बारे में पूछा कि इंडस्ट्रीड आपको कैसी लगी एक्सरसाइज। तो वो F-35 भी उड़ा चुका था अमेरिकन, और अमेरिकन रेड फ्लैग जो दुनिया की बड़ी मानी हुई एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो भी पार्टिसिपेट उसमें भी कर चुका था। तो उसने बड़ी दिलचस्प बात बताई टर्किश पायलट ने। उसने कहा कि आपकी जो एक्सरसाइज के कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ एरिया में रेड फ्लैग जो अमेरिकन है उससे भी आगे स्टैंडर्ड्स है आपके, यानी चैलेंजिंग और टफ स्टैंडर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक यूनिक बात थी, मेरे लिए ऑनर भी था कि वो पाकिस्तान पायलट जो F-16 अपना उड़ा कर लाया, F-35 उड़ा चुका है, टर्किश पायलट है, और तारीफ हमारे सेटअप की और जो हमारी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दिया गया था इंडस्ट्री की, उसकी बातें कर रहा था। एब्सोल्युटली। अब मुझे ये बताइएगा कि दिस इज़ आई मीन इस तरह की मशकें और जहाँ पर दीगर ममालिक होते हैं, आपने खुद बताया कि वहाँ पर फ्रेंच एयरफोर्स भी होगी और वो राफेल के लिए वहाँ पर पहुँच रहे। मुझे ये बताइएगा कि हाउ डज दैट सेट द मार्केट फॉर पाकिस्तानी जेट्स, लेट्स से अपने यहाँ से जो हमारे जेट्स वहाँ पर फ्लाई कर रहे होंगे, क्या हमारी मार्केटिंग भी होती है इस तरह के इवेंट्स से? नहीं सादिया, इसमें मार्केटिंग नहीं शामिल होती डायरेक्ट, लेकिन एक इमेज बिल्डिंग बहुत होती है। जो आपके जहाज़ों की परफॉर्मेंस होती है, जो आप टैक्टिक्स यूज करते हैं, जो आप इंटीग्रेशन दिखाते हैं, जो आप हार्मनी दिखाते हैं, जो विद इन फाइटिंग आप स्पिरिट दिखाते हैं अपनी, वो ऑब्जर्व जरूर करते हैं। बाय द वे, एक और बात भी मैं ऐड करता चलूं कि ये नहीं होता कि जो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही मुल्क होते हैं। यहाँ बहुत सारे मुल्क ऑब्जर्वर स्टेटस पर भी जाते हैं, यानी वो आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपकी ब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, आपकी डीब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, फिर आपकी लेसन ड्रॉन देखते हैं। तो ये बड़ा एक इमेज बिल्डिंग होती है जैसे, और आप एक मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ देते हैं अपने बारे में, यानी अपनी स्किलफुलनेस जरूर दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है जहाँ के सारे प्रोफेशनल होते हैं। जाहिर है उस तरह मीडिया कवरेज नहीं होती, इन कॉन्फिडेंस ब्रीफिंग्स होती हैं। तो जो टेक होम होता है वो बड़े पोटेंट और बड़े प्रोफेशनल किस्म के एक मैसेज और इमेज बिल्डिंग जाती है दूसरे मुल्कों। ऑल राइट, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद है एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, और गुफ्तगू फरमा के पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इस वक्त गुडविल है, द गुडविल मार्केट पूरी दुनिया में है। और जैसे खुद भी बता रहे थे कि पिछले चंद महीनों में कितने ममालिक के जो सरबराहान हैं फ़िज़ाइया के, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ से मिल चुके हैं। जस्ट वन थिंग, और वो ये कि मार्केटिंग तो नहीं होती इस इवेंट में, लेकिन नेगेटिव मार्केटिंग उस वक्त होती है जब आपका तेजस जो है वो गिर जाए, तो वो नेगेटिव हो जाती है। वेल, ब्रेक लेने से पहले हुआ ये है कि ऐसा मतलब ऐसी मार पड़ी है जंग में कि अब हालात जो है वो ख़त्म, उनके लिए बहुत ख़राब होते जा रहे हैं पड़ोसियों के लिए। रेत आहिस्ता आहिस्ता हाथों से फिसलती जा रही है। लेटेस्ट जो उनके पास से, जो उनका तौर पे असेट जो समझते थे, उनके हाथ से फिसला है, वो है चाबहार पोर्ट। नरेंद्र मोदी 36 से 56 इंच चौड़े सीने वाले नरेंद्र मोदी, और उनको कांग्रेस ने आईना दिखाया है, और बताया जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी साहब पे डाला प्रेशर, और मोदी साहब पीछे हट गए हैं चाबहार पोर्ट के। अब इसमें थोड़ी सी मैं बता दूं कि जो एक टर्मिनल था वो भारत ने इस्तेमाल करना था, और उस टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए भारत का मीडिया तो ये कह रहा है कि जी मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक जो है वो माल बर्दारी का काम करना था, लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आई जाती है। एक और तज्जियाकार के मुताबिक सीस्तान बलूचिस्तान जो है इस चाबहार से उनके लिए बहुत आगे आ गया था, जिसका हम एक देख भी चुके हैं, वहीं से उनका बंदा पकड़ा था। लेकिन अब हुआ है कि साइलेंटली टेकन डाउन द ऑफिशियल वेबसाइट एज वेल। तो नरेंद्र मोदी, जो कि अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, वो कह, और इस पे उनका बयान भी है कि हम तीसरी किसी पार्टी से डरते नहीं है जी, हम तो ये करेंगे। तो जो होना था वो तो हो गया, और चाबहार अब भारत के हाथ से फिसल गया। ले रहे हैं ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एक अच्छी खबर, 2026 का आगाज़ जो है पाकिस्तान के ज़रिए शोबे के लिए एक अच्छी माशी पेशरफ लेकर आया है, क्योंकि ये इसका शाखसाना है 2025 दिसंबर। उस महीने में हमने अच्छा किया, तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क बना है, और बरामदी अदाद शुमार बल्कि आलमी अदाद जो एतमाद है उसमें इजाफे का ये वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तानी चावल की पज़ीराई इस बात की अलामत भी है कि आलमी मंडी में पाकिस्तान की ज़रूरी साख अब मजबूत हो रही है।
एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने बरामदात को मईशत की बहाली की बुनियाद करार देते हुए चावल की बरामदात में नुमाया इजाफे की हिदायत भी दे दी है। अब हुकूमत की तवज्जो जो है वो ज़र मुबादला बढ़ाने और तजारती खसारा कम करने पर मरकूज हो गई है। इसीलिए राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के ताउन से जामे एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाने का हुक्म वज़ीर आज़म की जानिब से दे दिया गया है। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद जिलानी साहब, राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर जावेद साहब, और आप सीनियर नायब चेयरमैन हैं। जावेद साहब, इस अकम्पलिशमेंट की एक बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा है कि हमारा वो माल जो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में गया है, जिनमें उज़्बेकिस्तान है और आज़रबाईजान है, ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि ये मार्केट हम पहले हम ओपन नहीं कर रहे थे अपने लिए, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है इसकी, ये बताइए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमेशा बोल्ड टीवी ज़रूर इस टॉपिक पे बात करता है, राइस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमेशा सपोर्टिंग प्रोग्राम करता है। लेकिन मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम का आपकी बात का आगाज़ करने से पहले मैं ये जो सानिया हुआ है जी सेंटर, उनमें जो शहीद हुए हैं उनको अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, और उनकी फैमिली जो इससे इफेक्ट हुई है और पूरा मुल्क ही इससे इफेक्ट हुआ है, जबकि दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी या मुसलमान है वो सब इफेक्ट हुए हैं, सब इस गम में शरीक है। हम इन सब के लिए दुआ करें, और ये एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा ये है कि हम आगे की प्लानिंग करें और आइंदा ये चीज़ ना हो। और आइंदा या 20 साल पहले भी अगर आप उठा ले कोई इस टाइप का वाक़या होता है तो सारी सेम स्टोरी होती है कि पानी नहीं था, ट्रैफिक जाम थी, और सेम ये सिस्टम 20 साल के बाद हम सुन रहे हैं। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिल के बिजनेस कम्युनिटी को स्पेशली आगे आनी चाहिए। मैं बिहाफ ऑफ रीप गवर्नमेंट को ऑफर करता हूँ, जहाँ हमारी ज़रूरत हो हम उनके साथ हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। लास्ट कुछ दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने हमसे मीटिंग की थी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। उन्होंने बोला कि पीएम साहब हमसे प्रपोजल मांग रहे हैं कि आप किस तरह पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट देखा जाए तो पिछले 6 मंथ के अंदर डिक्लाइन हुई थी। जिस सबन के अंदर एक बुशब आया तो यही उज़्बेकिस्तान, और हमने एक नई मार्केट पकड़ी। इसका क्रेडिट हम मिनिस्ट्री कॉमर्स को देंगे, फॉरेन मिनिस्टर को देंगे और हमारे मेंबर्स को देंगे, जिन्हें एक नई मार्केट ढूंढी हो, जिससे पाकिस्तान के जो फिगर जो बहुत स्पीड से डाउन हो रहा था। अगर आप लास्ट ईयर 24 जुलाई टू दिसंबर का जो फिगर देखें और लास्ट ईयर 25 जुलाई टू दिसंबर का फिगर देखें तो 50% डाउन हो गए थे। ये लास्ट मंथ हमने मेहनत की है, और इंशाल्लाह अब 2026 आपके पास अच्छे फिगर्स आएंगे, क्योंकि हमने 2-3 अच्छी मार्केटें ढूंढी है और वहाँ पे पाकिस्तानी चावल की डिमांड निकली है और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। दैट्स ग्रेट। हमें ये करना था ताकि हम उस मार्केट में जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर हम अपने लिए जगह बना सकें और वहाँ पर अपनी एक मार्केट क्रिएट कर सकें। लेकिन एट द सेम टाइम जावेद साहब, हमें ये भी पता है कि जब इससे पहले 6 महीने पहले भी हमारी आपसे बात हो रही थी, जब हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की जानिब जा रही थी, एंड वी हैड दिस क्लियर कंसर्न कि जो यूरोप की मार्केट है या यूएसए है या उसके अतराफ़ के जो ममालिक हैं, वहाँ पर इससे पहले पाकिस्तान का चावल जाता था और पाकिस्तान का बनास्पति पाकिस्तानी बनास्पति के नाम से ही वहाँ पर बेचा जाता था। उस मार्केट को इंडिया ने केटर किया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? सो येस, नई मार्केट को अप्रोच करना, वहाँ से अपने लिए फ़ायदा हासिल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट जहाँ पर हमारा चावल हमें पता है इज़ बेटर देन द इंडियन राइस, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले पाकिस्तान 2 किस्म के चावल एक्सपोर्ट कर रहा है। एक कर रहा है बासमती, एक नॉन बासमती। तो नॉन बासमती हम 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं और बासमती हम सिर्फ 7 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो यूरोप की पूरी मार्केट, यूएसए की पूरी मार्केट, मिडल ईस्ट की मार्केट, ये 7 लाख टन के अंदर ही हम लोग को कवर करनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रॉप साइज है वो ज़रूर बढ़ रही है गवर्नमेंट की कोशिशों से, लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हमारी जो बेसिक जो चावल है बासमती खाते हैं हम लोग, वो 3.5 मिलियन की क्रॉप हो रही है और जिसमें 2.8 मिलियन हम यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास स्पेस बहुत छोटा है एक्सपोर्ट के लिए। आप कंपेयर करें, ये जो 7 लाख टन भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिया से $300 महंगा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $300 महंगा एक्सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि बहुत कुछ मुल्कों के अंदर हम 20% महंगा चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुल्कों के अंदर 30% महंगा चावल कर रहे हैं। आज हम कंपेयर करें तो इंडिया से हमको अच्छा रेट मिल रहा है। इसकी 2 वजह है, एक तो हमारी क्वालिटी अच्छी है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के चावल जहाँ पे ये चावल लग रहा है और जहाँ ये उगता है उसकी कुकिंग अच्छी आ रही है और उसकी खुशबू यूनिक खुशबू है जो दुनिया में किसी चावल में नहीं।
ज़बरदस्त। अच्छा, वज़ीर आज़म ने भी इस पे एक तो खुशी का भी इज़हार किया है, कुछ और स्टेप्स जो है उनको भी इक़दामात उठाने का जो है कहा है। तो मैं चाहूँगा उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू फरमाइएगा। और ये तो मन ऑन मंथ वाली बेसिस पे हमने काम किया है, दिसंबर में तो ये बड़ा ज़बरदस्त आया है। कैसे इसको कंसोलिडेट करेंगे कि ये साल भी हमारा पूरा अच्छा रहे, और डिस्पाइट द फैक्ट कि हम अच्छा रहे हैं, मज़ीद क्या चैलेंजेस हैं हमें जावेद साहब? देखिए, ये बहुत अच्छी लास्ट मंथ से गवर्नमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड है। उसका रिजल्ट देखें कि हमको अच्छी मार्केटें मिल रही है। अभी उज़्बेकिस्तान का भी डेलीगेशन आया हुआ था और वो इंशाल्लाह उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं 6 तारीख को इस्लामाबाद। तो हमको भी इनविटेशन है, हम भी इंशाल्लाह वहाँ बिरयानी फेस्टिवल का प्रोग्राम बना रहे हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन पॉसिबल हुआ तो हम बिरयानी फेस्टिवल का हमने ऑफर की है टीडेफ को कि अगर वहाँ पे हमको स्पेस मिले तो हम एक इनके लिए बिरयानी फेस्टिवल करेंगे। तो उज़्बेकिस्तान और ये वाली पट्टी हम आपको नजर आ रही है कि ये वाली साइड पे हमको काफी गैप नजर आ रहा है जहाँ पे हम अपनी राइस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरीट, ये अब बिल्कुल सीरियस वे में इस चीज को ले रहा है कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चावल होता है, तो उसको इसके ऊपर फोकस कर रहा है। हमने अपनी कुछ चीजें थी, सजेशन थी, वो हमने एहसान इकबाल साहब को दी थी। एहसान इकबाल साहब आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को दी। अब वो मिनिस्ट्री कॉमर्स हमसे इसके ऊपर काम कर रही है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होंगे और 2-4 चीजें ऐसी हैं जो रुकावट बन रही है एक्सपोर्ट के लिए, वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर उसी टाइम उसी डेस्क पे बैठे बैठे जब ऑर्डर देंगे तो हमारे एक्सपोर्ट के फिगर बहुत चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। उम्मीद करते हैं कि एक महीने में हमने बेहतरी दिखाई है, वैसे और भी हम महीनों में बेहतरी दिखाई है। पूरा साल हमारा फाइनेंशियल इस हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त साबित हो। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं ब्रेक। विल सी यू। वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो लोग जो कि लोगों को बहकाते हैं और 2 नंबरी से लोगों के पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं, ऐसों के खिलाफ सेनेट ने फैसला साजी कर ली है। और फैसला साजी क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। भाई, कानून ये है कि जादू टूने और समाजी नासूर के खिलाफ एक बड़ा एक्शन यूँ होगा कि पीनल कोड में तरमीम के बाद जादू टूना करने वाले लोगों को तशहीर करने पर भी सज़ा दी जाएगी और इस तरह के एक्ट्स करने पर भी सज़ा दी जाएगी। तो दफ़ा 297A के तहत ना सिर्फ अमल करने वालों को, जादू टूने के फरोग देने वालों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा, ये कानून ऐसे अनासर के खिलाफ है जो तोहमात, खौफ और धोखे के जरिए लोगों की ज़िंदगी और ईमान से खेलते रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या ये कानून वाकई माशरे से जाली आमिलों और झूठे पीरों का खात्मा कर पाएगा? बहुत सारे दिलजलों का ये भी सवाल होगा कि अब महबूब कैसे कदमों में आएगा। इसी पे हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ वकास अबरेज़ खान, माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास, बहुत शुक्रिया। आपके मुस्कुराहट से लग रहा है कि कभी ना कभी हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब हमारा दिल करता है कि यार ये महबूब कदमों में क्यों नहीं आ रहे। चलिए, तो एक चीज़ है, मतलब और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, पैसे की फरावानी और पता नहीं क्या क्या फला ढिमका। तो ये अच्छा इक़दाम है, कैसे ये चलेगा आगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, ज़रा ये बताइए। देखिए, ऑन द लाइटेड नोट सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि हम उन लोगों के पास जाकर अपना महबूब कदमों में लाना चाहते हैं जिनसे खुद आपका महबूब टूटा हुआ है। हम उन लोगों के पास जाके अपने बिजनेस के लिए या कारोबार के लिए दुआएं करवाना चाहते हैं जिनके खुद कारोबार के अंदर कोई बरकत नहीं है। तो ये हमारा बात, ये कौम एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ऐसे डॉक्टर के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं जिसके खुद सर पे बाल नहीं है। ऐसे डॉक्टर के पास जाके मोटापे का इलाज करवाना चाहते हैं जो खुद मोटापे का शिकार है। अच्छा जी, ये जो कानून है स्पेसिफिकली इस पे बात करूंगा। 2017 के अंदर भी अटेम्प्ट की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अप्रूव ना हो सका। इससे पहले पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर सेक्शन 420 मौजूद है जो पौने 200 साल से मौजूद है, लेकिन वो भी बेलेबल था, इनसफिशिएंट था और धोखाधड़ी के हवाले से वो कानून मौजूद था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं था क्योंकि स्पेसिफिकली वो जादू टूटने के लिए नहीं बनाया गया था, ये ब्लैक मैजिक के लिए नहीं बनाया गया था। ये जो कानून इस वक्त प्रपोज किया गया 2 महीने पहले और अब अप्रूव भी हो चुका है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन काइंड ऑफ द लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान के, जिसमें इन लोगों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए, इनकी बीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा ममदो मामिन साबित होगा। हम देखते हैं फैसल भाई के जगह जगह चौकों में, चौराहों में, खास तौर पे देहातों में, इन एरियाज के अंदर खवातीन इन लोगों के हत्थे चढ़ती है। इनकी जिस तरह वो काउंसलिंग करते हैं, घरों में जिस तरह ये दरारें डालते हैं या तबाही बर्बादी के दहाने पे जो रिश्तों को ला खड़ा करते हैं,
तो इन लोगों के गिरद घेरातान करने की जरूरत थी। अच्छा। ये जो मौजूदा कानून है जो प्रपोज किया गया और अप्रूव भी हो चुका है, इसके अंदर इसकी सजा 7 साल कर दी गई, फिर इसके जी। साथ 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात ये है, इस कानून को जो है वो नॉन बेलेबल रखा गया, नाकाबिल जमानत रखा गया, कॉग्निजेबल बना दिया, काबिल दस्तंदाजी पुलिस बना दिया गया। अब इस कानून के अंदर जो भी लोग ऑनलाइन भी अगर किसी किस्म की तशहीर करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं काले जादू की, तवीज़ की, टूने की या किसी तरीके का भी सिफली अमल करने की, तो ऑनलाइन भी अगर आपको किसी जगह बैरिस्टर साहब, आपको advertise- याद होगा कि बहुत सारे जाली पीर फकीरों के पास लोग अपनी बच्चियां, अपने बच्चे छोड़ जिन आते हैं निकालने के लिए, और फिर वहाँ पर जो होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और ऐसे पीर फकीर जो जाली होते हैं, ये अच्छे खासे इन्फ्लुएंशियल होते हैं इलाके में, इनको बचाने वाले भी 4 लोग होते हैं, तो इनकी ऑब्वियसली एक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्हें सपोर्ट भी कर रहा होता है। अब ठीक है, ये नॉन बेलेबल है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आपके और मेरे लिए जाली पीर है या 2 नंबर पीर है, वो किसी के लिए बड़ा रिस्पेक्टेड है, वो उसको बड़ा स्पिरिचुअल मानते हैं, ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में लाना कितना आसान होगा? हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां प्रूव हुआ लेकिन बंदा बच के बाहर आ गया। देखिए, बड़ा आसान हो चुका है इस कानून के अप्रूवल के बाद। वो क्यों? क्योंकि वजारत मजहबी अमूर उन लोगों को लाइसेंस जारी करेगी जो किसी भी किस्म का रूहानी, दवाखाना या शफाखाना या इस तरह का कोई भी आस्थाना जो है वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उनको सबसे पहले वजारत मजहबी अमूर से जाके इस चीज का लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक आसानी पैदा होगी पुलिस के लिए भी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लिए भी। इट्स अ पॉइंट ऑफ ईजमेंट फॉर देम टू प्रोसिक्यूट इन दीज काइंड ऑफ मैटर्स के अगर कोई शख्स जो है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो तबलीग का, तदरीस का, मजहब का इस चीज को अंडरस्टैंड करने से कासिर है, जो 4 जमातें भी नहीं पढ़ा और लोगों को वहां पे जाके तवीज कर रहा है, टूने कर रहा है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मामला कर रहा है। और अब तो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे ऐसे लोगों की वकास साहब, अब स्पेसिफिकली विच क्राफ्ट के बारे में, जादू टोना करने वाले लोग, यानी कुरान के अंदर इन मनाही है, आप जानतू ना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो मेरे सामने है ये कोई पीर फकीर नहीं है, ये जादू टोना करता है, और क्या उसके खिलाफ भी एक्शन होगा? बिल्कुल एक्शन होगा। देखिए, अगर कोई भी शख्स वहां पे बैठ के जादू टूना कर रहा है और मजहब के नाम पे कर रहा है कि मैं तुम्हें शफा दूंगा, तुम मेरे पास आओ तो तुम्हें फला मसले का हल बता रहा हूँ, उसके पास जब तक लाइसेंस ही मौजूद नहीं है जो वजारत मजहबी अमूर का कि ये शख्स जो है वो इस तरह के मामलात को प्रैक्टिस कर सकता है, रूहानियत को प्रैक्टिस कर सकता है, मजहबी मामलात को देख सकता है, जब तक उसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो उसका सारे का सारा जो मामला है आस्थाना है इलीगल है, अनलॉफुल है, इलिजिटिमेट है। लिहाजा इसके अंदर एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, एक डिस्टिंक्शन जो कर दिया गया है वो इसी बुनियाद पे किया गया है तो उन लोगों को लाइसेंस दिए जाएं जो रूहानियत से रिलेटेड मामला को, जो हम पीरों को देखते हैं, फकीरों को देखते हैं, जिनसे दुआ भी लेते हैं, वो लोग जो इस मामले को देखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मुफ्ती साहिबान हैं, जो किसी को कोई वजीफा बताते हैं, उनके लिए प्रॉपर लेजिटिमेट प्रोसेस कर दिया गया वजारत मजहबी अमूर के अंदर। वो प्रोसेस एनंसिएटेड और न्यूमरेटेड है। अरे जादू हो गया, अरे मेरे ख्याल से ठीक है वकास, आपकी बात हमें है। और पता नहीं कोई आमिल साहब जो है ये देख रहे थे और उन्होंने आते ऐसे मंत्र किया, कर भला हो भला सो भला हो गया, आपके खिलाफ केस होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने किया है ना, या पढ़ लेंगे आपके खिलाफ केस होगा। वेल, अच्छी बात यह है कि इसके खिलाफ हुकूमत ने इसको सीरियस लिया, वरना इससे पहले सीरियस लेते भी नहीं थे। ये तो अजराए मजाक है महबूब कदमों में और फला ढिमका जो भी है, लेकिन कोई लोग सीरियस भी है, लेकिन अजराए मजाक। हाँ, लेकिन वो तमाम तर अफराद और रईसुल अकीदा हैं जो जिन निकालने के लिए बच्चों को ले जाते हैं और फिर वो ऐसे कई केसेस आए, डंडे मार के जान निकाल दी उनकी। तो इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए उन तमाम तर लोगों की जो इस तरह के कारोबार जो है वो ठिए लगा के हर गली मोहल्ले बैठे हुए। वेल, विद दैट एट द सेम टाइम आई वांट टू से जो लोग लाइसेंस लेने के बाद भी बैठे होंगे अपने आस्थानों पे, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, आई थिंक उनकी भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए कि वो किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर, खास करके जहां लोगों का इलाज किया जाता है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत और आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। See you tomorrow, bye bye. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।